फैक्ट्स अबाउट स्पाई मास्टर जनरल हमीद गुल। गाजी जनरल हमीद गुल के 10 नाकाबिले यकीन हकाइक। दोस्तों, मरहूम गाजी जनरल हमीद गुल पाकिस्तान की धरती का वो सपूत है जिसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कहा था कि ये शख्स दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक है, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने इनको दुनिया के खतरनाक तरीन जर्नल्स में शामिल कर रखा था और 9/11 और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बारे में हमेशा इसको अंदरूनी साजिश कहने की वजह से इन पर अमेरिका जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। स्पाई मास्टर के निक नेम से अपनी पहचान बनाने वाले जनरल हमीद गुल ने हमेशा बहुत ही बेबाक होकर ये कहा कि एक मोमिन के लिए सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है और मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को सुपर पावर नहीं मानता। जनरल हमीद गुल जब ISI के चीफ थे तो इन्होंने ऐसा क्या तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था कि जनरल सफीर ने इनको मशहूर जुबाना बर्लिन बॉल का एक टुकड़ा तोहफे में दिया था और साबिक वजीर आजम इमरान खान को रेहाम खान के हवाले से ऐसा क्या इन्होंने कहा था जो कि बाद में बिल्कुल सच साबित हुआ। मैं टैंक बनाने नहीं टैंक चलाने आया हूँ, ये जुमला कहकर फौज इन्होंने क्यों छोड़ दी, ये सब आज की इस इंतहाई दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जनरल हमीद गुल 20 नवंबर 1936 को सरगोदा शहर में एक यूसुफजई पठान घराने में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद खान एक किसान थे और इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गाँव के एक स्कूल में हासिल की। आला तालीम के लिए लाहौर आ गए और यहाँ के सबसे मशहूर और तारीखी GC कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जिसके बाद इनको रावियंस का खिताब मिला जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को कहा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद इन्होंने 1956 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काबुल में ट्रेनिंग के लिए दाखिला लिया। 18th PMA लॉन्ग कोर्स पास करने के बाद ये बाकायदा पाक फौज का हिस्सा बने और अपने शानदार कैरियर का आगाज किया। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलें कि जनरल हमीद गुल ने हर ओहदे की प्रमोशन पहले ही हासिल कर ली और इसके लिए दरकार कोर्स बाद में मुकम्मल किया। ये पाक फौज की तारीख के सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल होने का भी एजाज रखते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, पाक फौज में भर्ती होने के बाद इनका सबसे पहला बड़ा इम्तिहान 1965 की जंग में सियालकोट शहर की हिफाजत करना थी और ये टैंक कमांडर भी थे। इनकी क़यादत में पाक फौज ने चविंडा के मुकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग में हिस्सा लिया। तारीख में ये टैंक बैटल ऑफ चविंडा के नाम से मशहूर है और भारत ने इसमें 600 टैंक्स के साथ हमला किया था, जबकि पाक फौज के पास 100 से 130 टैंक थे। जनरल हमीद गुल की क़यादत में पाक फौज के टैंक कमांडर्स ने भारत को नाकों चने चबवा दिए और चविंडा के मुकाम को ग्रेव यार्ड ऑफ टैंक्स यानी कि इनके टैंक्स के कब्रिस्तान में बदल दिया। सैकड़ों शहीदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और सियालकोट की सरजमीन का न सिर्फ दिफा किया बल्कि दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त भी हुई। इस जंग में भारत का सबसे बेहतरीन टैंक ब्लैक एलिफेंट भी कब्जे में ले लिया गया, जो कि आज भी चविंडा के मुकाम पर मौजूद है और शानदार फतह की याद दिलाता है। जनरल हमीद गुल ने बेहतरीन टैंक कमांडर होने का यहाँ पर सबूत भी दिया। इसके बाद 1971 की जंग में भी ये मगरबी पाकिस्तान के महाज पर बहादुरी से मुल्क का दिफा करते रहे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जनरल हमीद गुल अपनी बहादुरी और जहानत से प्रमोट होते रहे। ये 1972 में बटालियन कमांडर के रैंक पर प्रमोट हुए, 1978 में ब्रिगेडियर के रैंक पर प्रमोट हुए और जब ये ब्रिगेडियर बने तो इन्होंने बरतानिया में द रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री कोर्स करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि अंग्रेज कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला, वतन का दिफा अपनी मट्टी के जिस फहम से आता है वो मेरे खून में दौड़ता है। इनकी जहानत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जब ये मेजर थे तो इनकी इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजीज कर्नल रैंक के कोर्स में पढ़ाई और सिखाई जाती थी और जब जियाउल हक सदर पाकिस्तान बने तो इन्होंने जनरल हमीद गुल की सलाहियतों को देखते हुए इन्हें डायरेक्टली अपनी कोर में शामिल कर लिया। जब इनको DGMI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाया गया और ये अपने ओहदे का चार्ज संभाले रावलपिंडी एयरपोर्ट उतरे तो इनकी हिफाजत के लिए 10th कॉर्प्स के दस्ते ने इनको घेरे में लेना चाहा तो इन्होंने एक तारीखी जुमला बोला कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें वतन की हिफाजत के लिए पैदा किया है, हमीद गुल की हिफाजत के लिए नहीं, और ये कहकर सबको वापस भेज दिया और जब तक फौज में रहे कभी अपनी हिफाजत के लिए गार्ड्स नहीं रखे और न ही कभी किसी हिफाजती दस्ते की खिदमत हासिल की। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, जनरल हमीद गुल को जनरल जियाउल हक ने 1987 में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की जगह पर जब DG ISI बनाया तो इन्होंने आसिफ नवाज जंजुआ और जनरल अख्तर के साथ मिलकर साबिक सुपर पावर सोवियत यूनियन को तोड़ने का फैसला किया, जो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर पहुंच चुका था और गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने के लिए हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन पाक फौज की क़यादत ने बर्फानी रीच को अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में ही रोकने का फैसला किया। जनरल हमीद गुल ने रूस के नक्शे पर कुछ लाइंस खींची और बताया कि रूस इस जगह से टूटेगा और फिर दुनिया ने देखा कि इनकी ये बात सच साबित हुई। पाकिस्तान से रात के वक्त हेलीकॉप्टर तोपें लेकर अफगानिस्तान जाते थे, रूसी ठिकानों को तबाह करते थे और सुबह होने से पहले तोपों को वापस हेलीकॉप्टरों में रखकर ले आते थे। ये हिकमत अमली इतनी कामयाब रही कि एटमी ताकत और जदीद तरीन असले से लेस होने के बावजूद रूस जब अफगानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त खाकर फरार हुआ तो इसके कई टुकड़े भी हुए और यूं सेंट्रल एशिया में 6 मुसलमान रियासतों ने रूसी तसल्लुत से आजादी हासिल की। काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और आजरबाईजान, ये वस्त एशिया रियासतें आज मुसलमानों के पास हैं और ये अब आजादी से मस्जिदों में अजाने भी देते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। जनरल हमीद गुल ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि बर्फानी रीछ जब किसी इलाके में घुसता है तो वापस नहीं जाता और इसी तारीखी शानदार कामयाबी पर जनरल एम्बेसडर ने जनरल हमीद गुल को बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा तोहफे में दिया था जो इनके बेडरूम में आज भी मौजूद है। ये तोहफा दरअसल कम्युनिज्म रशिया के खात्मे की निशानी था जो कि जनरल सफीर ने इन्हें दिया था और ये एक नए दौर का आगाज भी था। जनरल हमीद गुल का वो नक्शा आज भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मौजूद है और नए आने वाले फौजी अफसरान की तरबियत के लिए आज भी इन्हें दिखाया जाता है और समझाया जाता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 1988 में जनरल ज़िया-उल हक और जनरल अख्तर रहमान अमरीकी साजिश के नतीजे में बहावलपुर तैयारे हादसे में शहीद हुए और जनरल मिर्जा असलम बेग आर्मी चीफ बने और सादी बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आकर अमली सियासत में कदम रखा और मुसलमान दुनिया की पहली मुंतखब वजीर आजम बनी। इस अरसे में जनरल हमीद गुल ने इनको इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए IJI बनाई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ भी कौमी सियासत में पहले से ज्यादा ताकतवर हुए और यही चीज बाद में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जनरल हमीद गुल के दरमियान शदीद इख्तिलाफात का बाइस भी बनी। 1989 में इनको ISI चीफ के ओहदे से हटाकर मुल्तान के कोर कमांडर के तौर पर लगा दिया गया और इस दौर में इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौजी मशकें ज़र्ब मोमिन कामयाबी से करवाई, जो भारत के लिए खुला पैगाम भी था। इसके बाद जनरल हमीद गुल को आर्मी चीफ बनाने के बजाय हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला में तैनात किया गया तो इन्होंने ये कह के फौज को छोड़ दिया कि मैं टैंक चलाने के लिए बना हूँ, टैंक बनाने के लिए नहीं। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने इनको समझाने की कोशिश भी की लेकिन ये नहीं माने और ये कहा कि मैदान का सिपाही एक फैक्ट्री का मैनेजर नहीं बन सकता। यूं 1992 में ये मैदान का सिपाही रिटायर हो गया लेकिन ये मरते दम तक सिपाही रहे और मीडिया में फौज और मुमलिकत की हिफाजत के लिए आवाज बुलंद करते रहे। इनकी आवाज अमेरिका, इसराइल और भारत को बहुत खटकती थी, जबकि मजहबी हलकों में इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। यही वजह है कि आज भी दुश्मन ममालिक इनको अफगान मुजाहिदीन का गॉड फादर कहते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जनरल हमीद गुल को इनकी बेहतरीन खिदमात की वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाजात सितारे बसालत और हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया, जो बहुत ही कम फौजी अफसरान को मिलते हैं। अपनी रिटायरमेंट के कई सालों बाद जनरल हमीद गुल ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ अपने इख्तिलाफात और इनका इक़्तिदार में आने में रुकावट पैदा करने के हवाले से एतराफ किया और इसको अपनी बहुत बड़ी गलती भी कहा। इस वक्त से पहले फौजी क़यादत इनको सिक्योरिटी रिस्क समझती थी, लेकिन जब इनके साथ काम किया तो ये सब शक्कुक व शुबहात दूर हो गए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, रूस के टुकड़े हो जाने के बाद जब अमेरिका सुपर पावर बना तो जनरल हमीद गुल एक जुमला कहते थे कि एक मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। जब ये DG ISI थे तो अमेरिकन एम्बेसडर इनसे मुलाकात के लिए इनके दफ्तर के बाहर इंतजार किया करता था और ये जानबूझकर अमेरिकी सफीर को ज्यादा इंतजार करवाते थे ताकि ये अपनी औकात में रहें। जब भी अमेरिकी सफीर इनको कोई गलत काम करने का कहता था तो इनका जवाब हमेशा यही होता था कि मैं पाक फौज का अफसर हूँ, अमेरिकी फौज का नहीं। अगर तुम मेरे सीनियर्स का भी ऑर्डर ले आओ तो मैं ये काम करने के बजाय इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही को हमेशा ही अमेरिकी खुफिया इदारों की इनसाइड जॉब कहा करते थे और एक जुमला कई सालों तक दोहराते रहे कि 9/11 एक बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान असल निशाना है। और ये इनकी बात 100% दुरुस्त साबित हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ की गलत पॉलिसीज पर ये खुलकर तनकीद करते रहे और इनको एक बुज़दिल फौजी भी कहा करते थे, क्योंकि इनकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लाखों मुसलमानों का खून बहाया गया। और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये फुकला तहरीक में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे और मुल्क में इस्लामी निजाम कायम करने के लिए आवाज भी बुलंद करते रहे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जनरल हमीद गुल ने अपनी मौत से पहले कुछ ऐसी पेशीन गोइयां की थी जो कि बाद में हर सच साबित हुई। 2014 में दुनिया टीवी के प्रोग्राम मजाक रात में इन्होंने एक जुमला बोला कि ISI ने अमेरिका की मदद से रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त दी और अब दुनिया देखी कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को ही अफगानिस्तान में शिकस्त दी। इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई जब 2021 में अमेरिका और इसके इत्तेहादी फौजें 20 साल जंग
करने के बाद जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर अफगान सरजमीन से भाग निकली। जनरल हमीद गुल ने इसके साथ ये बात भी कही थी कि जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमीन से भागेगा तो पाकिस्तान में सबसे पहला काम रजीम चेंज ऑपरेशन होगा और पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम किया जाएगा। जनरल साहब की ये बात भी दुरुस्त साबित हुई और आज वतन अजीज जिस हालत में है ये इस बात का सबूत भी है। दोस्तों इसके साथ एक हैरान कुन बात जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जनरल साहब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को रेहाम खान के बारे में एक पैगाम के जरिए वार्निंग दी थी कि ये औरत एक ब्रिटिश एजेंट है और ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन खान साहब ने इस पर यकीन नहीं किया और शादी कर ली जो कि कुछ महीनों बाद ही खत्म हो गई। शादी खत्म होने की वजूहात में एक वजह ये भी बताई जाती है कि मुबैना तौर पर रेहाम खान ने खान साहब को खाने में जहर देने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई, लेकिन इस तलाक के बाद रेहाम खान ने इमरान खान की किरदार कशी करना शुरू कर दी जो कि आज तक जारी है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जनरल हमीद गुल से एक इंटरव्यू के दौरान सहाफी ने जब इनकी जायदाद के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि पाक फौज से रिटायरमेंट के बाद इनको 2 प्लॉट्स मिले थे, एक रावलपिंडी में जहां पर इन्होंने अपना घर बनाया और एक क्वेटा में। इसके अलावा इनको 56 एकड़ एग्रीकल्चर यानी कि ज़राई लैंड भी दी गई थी और ये सब जायदादें पूरी दुनिया को मालूम है। इसके अलावा इनकी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 1 रुपए की भी जायदाद नहीं है, जबकि 2015 में अपनी वफात से पहले तक ये पाकिस्तानी 11,000 रुपया पेंशन ले रहे थे और कभी भी फौज या किसी हुकूमत से कोई मराद लेने की कोशिश नहीं की और न ही पेंशन बढ़ाने की कभी दरखास्त की। दोस्तों जनरल हमीद गुल के 2 घर और इनको मिलने वाली ज़राई जमीन कानूनी तौर पर इनको दी गई थी जो कि हर रिटायर्ड होने वाले फौजी अफसर चाहे वो जज हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो इन सबको मिलती है। इसलिए आज तक इन पर किसी भी किस्म की किसी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा और न ही अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क गैर कानूनी जायदादों का पता लगा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों जनरल हमीद गुल जहां पाकिस्तान और फौज का मीडिया में दिफा करते रहे और दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देते रहे, वहीं ये मुख्तलिफ फोरम्स पर ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की फलाह वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं बल्कि इस्लामी कवानीन की बुनियाद पर एक इस्लामिक डेमोक्रेसी यानी कि एक इस्लामी सरदारती निजाम में है। इसलिए पाकिस्तानी नौजवानों को अपनी तकरीरों में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1 जुलाई 1948 की आखिरी तकरीर सुनने को कहते हैं जो कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताह के मौके पर की थी। इस तकरीर में कायदे-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान में कौन सा निजाम होगा, कौन से कवानीन लागू होंगे। इसके अलावा जनरल हमीद गुल ने नौजवान नस्ल को ये भी कहा था कि करारदाद मकासद के मौके पर लियाकत अली खान की एक शानदार तकरीर को जरूर पढ़ा करें जो कि एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। जब तक नौजवान नस्ल इनको नहीं पढ़ेगी इस वक्त तक इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे फाउंडिंग फादर्स यानी कि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान किस लिए हासिल किया था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों 15 अगस्त 2015 को जनरल हमीद गुल अपनी फैमिली के साथ मरी जा रहे थे जहां इनकी तबीयत बिगड़ी और इनको ब्रेन हेमरेज हो गया। इनको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया लेकिन ये कुछ ही देर बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनके इंतकाल पर जहां पूरे पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में शोक मनाया गया वहीं दुश्मन ममालिक में इनकी मौत की खुशियां मनाई गई। भारत के लोग इनको हमेशा के लिए हाजिर सर्विस जर्नल ही समझते रहे जबकि अमेरिका ने इनको खतरनाक तरीन जर्नल्स की लिस्ट में शामिल किया हुआ था और अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई थी। भारतीय सहाफी गौतम शर्मा ने इनकी मौत पर कहा कि ये अखंड भारत की राह में हायल बहुत बड़ी रुकावट थे। भारतीय पंजाब में खालिस्तान की तहरीक और कश्मीर में जहाद इन्होंने ही शुरू करवाया था जिसकी वजह से भारत की नींदें उड़ गई थी। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ इनकी हिकमत अमली बेहतरीन थी जिसने एक सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों एक बार किसी सहाफी ने इनसे पूछा था कि जनरल साहब क्या आप अपने दिए गए बयान पर कायम हैं? तो इन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा था माई नेम इज हमीद गुल एंड आई नेवर बैक ऑफ ऑन माई वर्ड्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो जनरल हमीद गुल की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और इनकी अगली मनाजिल आसान फरमाए। आमीन।